अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी उस्मान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इतने इंतज़ार और इतनी बैठकों के बाद और इतने ज़ूम मीटिंग्स और ये वो के बाद फाइनली पाकिस्तान टीम का जो दौरा न्यूजीलैंड था उसकी टीम का ऐलान हो गया और इंतहाई मायूस कुन मैं समझता हूँ कि कुछ प्लेयर्स के साथ ज़्यादती की गई है। बिल्कुल सबसे पहले मैं मोहम्मद हारिस का नाम लूँगा, उनके साथ ज़्यादती की गई है, उनको सेलेक्ट नहीं किया गया। लेकिन साहबज़ादा फरहान की एंट्री हुई है, आज़म खान की एंट्री हुई है। तो ये दो दो चीज़ें जो थी वो अच्छी थी। बाकी उसके अलावा कुछ प्लेयर्स के साथ ज़्यादती की गई है। शादाब खान ऑलरेडी इंजर्ड थे जिसकी वजह से उनको सेलेक्ट नहीं किया। तो इनके ऊपर आज बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, पेज पे नए हो तो फॉलो कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, पोस्ट नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई खबर सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो शुरू करता हूँ पाकिस्तान टीम से। 5 पाकिस्तान टीम ने ओपनर खिला दिए हैं। मैं पहले सबसे पहले टीम जो अनाउंस हुई है वो पढ़ देता हूँ। सबसे पहले कप्तान शाहीन अफरीदी, उसके अलावा आमिर जमाल, अब्बास अफरीदी, अबरार अहमद, आज़म खान, बाबर आज़म, फ़खर जमान, हारिस रऊफ़, हसीबुल्ला, उसके अलावा इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद रिजवान, वसीम जूनियर, साहबज़ादा फरहान, सैम अयूब, उसामा मीर और जमान खान। ये पाकिस्तानी टीम अनाउंस हुई है और इंतहाई मैं समझता हूँ कि मुझे इनकी प्लानिंग की समझ नहीं आ रही कि ये किस किस्म की प्लानिंग कर रहे हैं। वहाब रियाज क्या प्लानिंग कर रहे हैं? आपने किस बेस के ऊपर हारिस के साथ ज्यादती की है? आपने पहले आप एशिया कप में भी इसी तरह किया, फिर वर्ल्ड कप में, और अब फिर चुप करके उनको साइड से ही बाहर निकाल दिया। तो ये एक उनकी प्लानिंग की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि आप हारिस को क्या कर रहे हैं। आप अगर आप ये सीरीज खिलाने वाली थी आपने उसको साथ ही नहीं लेके जा रहे। तो जिस जगह पे जिस प्लेयर को चांस देना चाहिए उस जगह पे आप उस प्लेयर को चांस ही नहीं देते तो फिर वो किस तरह परफॉर्म करे? आप बैकअप प्लान ही नहीं तैयार करते, बैकअप प्लेयर्स को तैयार ही नहीं करते। यही वजह है कि मैंने पहले भी कहा था वर्ल्ड कप में कि आपके पास शदाब का बैकअप नहीं है, नवाज का बैकअप नहीं है, हफीज कह रहा हूँ, बाबर का बैकअप नहीं है, रिजवान का बैकअप नहीं है। तो ये क्या करने जा रहे हैं? वो यही मैं उस दिन भी पहले भी यही कहा था कि ये प्लेयर्स कभी भी नहीं चाहते कि हमारा कोई बैकअप प्लेयर तैयार हो। जिस कंडीशंस में ज़रूरत थी, आप बाबर और रिजवान को ठीक है रेस्ट नहीं करवा सकते। तीन तीन विकेट कीपर इसमें खिलाए हैं, 5 ओपनर्स खेल रहे हैं पाकिस्तान टीम के, 5 ओपनर्स और 3 विकेट कीपर खेल रहे हैं। मिडल ऑर्डर्स कौन खेलेगा आपके आके? सिर्फ मिडल ऑर्डर में आजम खान है और एक इफ्तिखार अहमद है। बाकी आप किसको लेके जाएंगे? अगर नवाज खेला तो नवाज खेलेगा 7वें पे, 4 5 6 पे और 7 पे रोल है। अगर क्या उसको कहते हैं नवाज खेलता है तो नवाज आता है, 4 5 6 पे आपने किसको खिलाना है? तो ये मुझे अभी तक पाकिस्तान की टीम की सेलेक्टर्स की मंतक की समझ नहीं आ रही। अब वो क्या 11 जो है चूज करेगा, सेलेक्ट करेगा। जो शहनशाह अफरीदी हैं, डेफिनेटली मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि बाबर आजम और रिजवान को पूरे मैचेस नहीं मिलेंगे। और चीफ सेलेक्टर का भी यही है कि हमने टीम सेलेक्ट करके दे दिया, कप्तान खुद ही खिलाए। तो हफीज साहब ने तो ज़बरदस्ती उनको डाल लिया टीम में। मैं समझता हूँ कि ये वाले टूर्नामेंट में, इस सीरीज़ में आप इनको रेस्ट करवा सकते थे और अपने यंगस्टर्स को ट्राई कर सकते थे। मोहम्मद हारिस का क्या कसूर है? वो ऑकलैंड की विकेट छोटी होती है, अब वहां पे ट्राई कर सकते थे। ये प्लेयर एक ऐसा है कि ये इम्पैक्टफुल है, ये इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान के जो ओपनर्स खेल रहे हैं ना, ये देखें आप। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ, बाबर आजम भी ओपनर हैं, उसके अलावा फ़खर जमान भी ओपनर हैं, उसके अलावा रिजवान भी ओपनर हैं, सैम अयूब भी ओपनर हैं, साहबजादा फरहान भी ओपनर। ये 5 पाकिस्तान टीम के ओपनर्स हैं। अब नजला किनके ऊपर गिरेगा? अगर ये फॉर एग्जांपल बाबर और रिजवान ओपन करते हैं तो फिर इनको इनमें से किसी को नीचे खेलना पड़ेगा। तो ये जब तक टीम में ये सिचुएशन रहेगी, इस तरह के मामला रहेंगे, कभी भी पाकिस्तान टीम का ना तो बैकअप बनेगा। अब स्पिनर में देख लें और ना ही आगे कुछ मामला चलेंगे। स्पिनर में कौन है जी? उसामा मीर है, अबरार है, और तो कोई स्पिनर नहीं नज़र आ रहा मुझे। और इफ्तिखार अहमद होंगे, नवाज हैं, बस ये स्पिनर खेल रहे हैं 4। तो मामला अब अबरार को आपने एशिया कप भी नहीं खिलाया, वर्ल्ड कप में भी बेंच करवा दिया। जहां पे खिलाने की जरूरत थी वहां पे आपने बेंच करवा दिया। और इधर मैं समझता हूं कि अबरार इन कंडीशंस पे सूटेबल नहीं है। इसकी जगह पे आपने, अगर आपने तैयार करना ही था, अगर आप बैकअप प्लान तैयार ही कर रहे हैं, आप मेहरान मुमताज को चांस देते, कासिम अकरम को चांस देते। नहीं, यही वजह, सुफियान मुकीम को चांस दे सकते थे। ये 2 3 यंगस्टर्स को अगर आपने, ठीक है मैं एडमिट करता हूँ कि आप इस तरह की बड़ी सीरीज में
ज़्यादा चेंजिंग्स नहीं कर सकते, ज़्यादा चांसेस नए प्लेयर्स को नहीं दे सकते। लेकिन यार आप अगर आप बैकअप की बात करते हो तो फिर क्या आपका बैकअप है? मुझे तो बैकअप की समझ नहीं आ रही कि किसको बैकअप कह रहे हैं ये लोग। अभी तक शादाब का ना बैकअप है, ना नवाज का बैकअप है। नवाज सिर्फ इसीलिए खेल रहा है कि हमारे पास पीछे ऑलराउंडर कोई भी नहीं था। अब इमाद वसीम गया तो शादाब बैकअप था या नमाज बैकअप था। अब इनके पीछे बैकअप कोई भी नहीं है हमारे पे, ना ही हम लोग तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। वो यही वजह है कि हमारे इस तरह का कल्चर क्रिएट किया हुआ है कि ना बैकअप इन्होंने बनने देना है और ना ही अब देखे जब जब बैकअप बनेगा देखना। अब मैंने कल भी कहा था कि जब बैकअप आया ना, अब फखर जमान देख लें ओडीआई में आ गया ना बैकअप अमाम का। अब उसने सैम अयूब भी आ गया। अब सैम को जब टेस्ट में लेके जाएंगे, टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस हुई तो इमाम गया। ये चीज होती है कि अगले उसको प्ले उसको टेंशन ही कोई नहीं है। इमाम टुक 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 करता रहता है। उसका पता है कि मेरा जब तक बैकअप नहीं है तो मैं ठीक है खेलूंगा। उसको इस चीज की कोई टेंशन नहीं है। टीम जाए भाड़ में, उसने अपनी टुक टुक करके अपने 30 40 50 एक 50 की नहीं खेल लेनी है और अपने अगले मैच पक्के कर लेने हैं। तो यही वजह, जब तक इस तरह का कल्चर होगा, बैकअप प्लेयर्स को आप रेडी नहीं करोगे तो फिर क्या सिस्टम चलेगा। तो ये इस तरह की हरकत में अब आपके मैं पेसर्स बताता जाऊं। पेसर्स कौन है? शाहीन अफरीदी हैं, आमिर जमाल थोड़ा सा जोर लगा लेते, अब्बास अफरीदी एक अच्छी थी कि उन्होंने बड़ी अच्छी पीएसएल में भी परफॉर्मेंस दी है और नेशनल टी20 में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिया। तो ये एक अच्छा था कि अब्बास अफरीदी को चांस मिला है। उसके अलावा पाकिस्तान टीम में और कोई भी नहीं है फास्ट बॉलर। जमान खान है। ये 3 फास्ट बॉलर्स हैं हमारे पास। हाल चेक कर लें, मिडल ऑर्डर्स में कौन बैटिंग करेगा? इफ्तिखार और आजम खान के अलावा और कोई भी मिडल ऑर्डर बैट्समैन नहीं है। आप रिजवान को रेस्ट करवा सकते थे, हारिस के साथ बिल्कुल ज्यादती की गई है। अब इन कंडीशन में हारिस को खिलाना था, आपने हारिस को रेस्ट करवा दिया। तो टोटली तौर पे नाइंसाफी की गई है। आजम खान को बिल्कुल खिलाना एक अच्छा है, लेकिन आजम खान का फॉल्ट ये है कि उनसे कीपिंग अच्छी नहीं होती। वो बिल्कुल कैच ड्रॉप कर देते हैं या फील्डिंग मिस कर देते हैं। तो आजम खान का ये एक है कि उनसे कीपिंग नहीं होती। तो अब आप हसीबुल्ला को चांस दिया, बहुत अच्छे प्लेयर है, मैं समझता हूँ कि अच्छी है। ये एक हैं कि अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, उनको सेलेक्ट किया, बहुत अच्छा किया। हसीबुल्ला पे एक अच्छी जिम्मेदारी है कि वो मिडल ऑर्डर में शायद खेलें। तो मामला ये हैं आपके। हसीबुल्ला कीपर हैं, रिजवान और वसीम जूनियर। वसीम जूनियर ऑलराउंडर में आ जाता है। अब ऑलराउंडर में कौन है? ये फास्ट बॉलिंग में वही मैंने आपको पहले बता दिया। शाहीन, आमिर हैं, अब्बास हैं, उसके अलावा वसीम जूनियर हैं, जमान खान। मतलब ये 4 बॉलिंग ऑलराउंडर भी हैं और फास्ट बॉलिंग भी करेंगे। तो ये जब हालात चल रहे हैं, अब शाहीन मुझे नहीं लगता कि किस तरह टीम को पिक करते हैं, क्या मामला करते हैं, क्योंकि बाबर और रिजवान की जोड़ी तो टूटेगी। वो 2 या 3 मैचेस मैक्सिमम खेलेंगे। तो बाकी 2 मैचेस में किस तरह जाएंगे? अब फ़खर तो मेरे ख्याल से वन डाउन शायद खेले। सैम के साथ कौन जाएगा? फिर ये सोचने वाली चीज़ है कि अगर सैम के साथ रिजवान को लगते हैं तो फिर बाबर वन डाउन आएंगे या क्या चीज़ होगी। तो इस तरह मिडल ऑर्डर तक बैट्समैन पाकिस्तान के हमारे 5 ओपनर खेले, मिडल ऑर्डर में कोई है ही नहीं है। आजम खान है एक, अगर खेले तो नवाज खेलेंगे मिडल में, उसके अलावा 7वें पे खेलेंगे वो नवाज खेलेंगे 7वें पे, और आजम खान खेलेंगे और 7 इफ्तिखार अहमद खेलेंगे। तो ये मामलात हैं पाकिस्तान टीम की। मुझे बिल्कुल हारिस के साथ ज्यादती की गई है। हारिस को मौका देना चाहिए था। एशिया कप में आपने उसको खिलाया नहीं, उसके अलावा आपने फिर इसको वर्ल्ड कप में भी नहीं खिलाया। बेंच करवा करवा के आप उसको छुट्टी करवा दी। तो ये ज्यादती की गई है। यहाँ पे आप रिजवान को रेस्ट दे सकते थे, तो उस हारिस को चांस देना चाहिए था। छोटी विकेट थी, शॉटें अच्छी मारता है लड़का, टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन आप बिल्कुल आपकी सोच यही है कि हम लोगों ने बैकअप तैयार करना ही नहीं है। तो फिर जब इस तरह की सिचुएशन और इस तरह की सोच होगी तो फिर कभी भी पाकिस्तान टीम के यही हालात रहेंगे। तो एक मुश्किल सीरीज़ है, ऑस्ट्रेलिया की तरह न्यूजीलैंड की भी टफ कंडीशंस होती हैं, लेकिन इनके ग्राउंड छोटे हैं। देखें क्या मामला। शाहीन अफरीदी लोग के अग्रेसिव माइंडसेट रखते हैं, लाहौर कलंदर्स की तरफ से इनकी कप्तानी देखी गई, लेकिन ये टोटली तौर पे चेंज होगा मामला। अब किस तरह पिक करते हैं टीम को, ये देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से 3 मैचेस तो कन्फर्म है ना कि बाबर रिजवान की जोड़ी ओपनर आएगी। तो बाकी जो मामला हैं, हारिस रऊफ भी आ गए हैं, नवाज हैं, वसीम जूनियर हैं, साहबजादा फरहान एक अच्छी मैं समझता हूँ कि ऐड किया टीम में, एक अच्छा ऐड किया। परफॉर्मेंसेस काफ़ी देर से ये साहबजादा फरहान दे रहे थे और काफ़ी देर से इनके लिए लोग बोल भी रहे थे कि अच्छी चीज़ है, एक प्लेयर को चांस देना चाहिए। अब उनको प्रॉपर चांस देना चाहिए। ये नहीं कि 1-2 मैचेस, आप उनको प्रॉपर 5 मैचेस दें ताकि पता चले प्लेयर का कि यार क्या कैलिबर है। इतनी परफॉर्मेंसेज इन्होंने अगर डोमेस्टिक में दी हैं तो फिर क्या सीन होगा, किस तरह परफॉर्म करते हैं आगे जाकर। तो अगर पाकिस्तान टीम का माइंड है कि
इनको आगे लॉन्ग टर्म खिलाना है तो मेरे ख्याल से इनको 5 मैचेस देने चाहिए। अगर आप यंगस्टर्स को, सैम अयूब को पूरे के पूरे मैचेस देने चाहिए, साहबजादा फरहान और आजम खान वगैरह, अगर इनको आप चांस दे रहे हो तो प्रॉपर चांस देना चाहिए। अब्बास अफरीदी को मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी उसने परफॉर्मेंसेस दी हैं PSL में, उसके अलावा नेशनल T20 में, डोमेस्टिक में, कार्जन ट्रॉफी में बड़ी अच्छी बॉलिंग की। तो ये प्लेयर्स हैं कि अगर अब्बास अफरीदी जैसे प्लेयर को अगर T20 में चांस देते हैं, वो अच्छा परफॉर्म करता है, तो वो हो सकता है वो वनडे में भी, उसके बाद वनडे में आए, वनडे से टेस्ट में। तो ये इस तरह प्लेयर्स को डेवलप करना चाहिए कि यार अगर आप प्रॉपर उसको 5 के 5 मैचेस दें। बिल्कुल मुझे अब याद आ गया कि नजम सेठी की यहाँ पे तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो टीम, नो डाउट हम लोग सीरीज हार गए, ठीक है, एडमिट करते हैं, लेकिन वहाँ पे प्लेयर्स को प्रॉपर चांस दिया गया, प्रॉपर चांस मिला, फिर उनकी परफॉर्मेंसेस को चेक किया गया। तो ये एक, अगर आपने चांस देना है, खिलाना है, लेके गए हो तो फिर पूरा चांस देना चाहिए। रेस्ट करवा सकते थे रिजवान को, लेकिन नहीं करवाई। 3 विकेट कीपर बैट्समैन हमारे पास खेल रहे हैं, रिजवान, उसके अलावा आजम खान और साहबजादा फरहान, ये हसीबुल्ला, सॉरी हसीबुल्ला भी विकेट कीपिंग करते हैं, साहबजादा फरहान कह रहा हूँ, सॉरी। तो ये जब इस तरह के मामलात होंगे तो फिर मैं बिल्कुल प्लेयर्स को चांस देना चाहिए। अब स्पिन में कोई है ही नहीं है, सुफियान मुकीम को चांस दे सकते थे, कासिम अकरम को चांस दे जाते, लेकिन नहीं ऐड किया। अब इब्रार की इन कंडीशन में ज़रूरत नहीं थी, इब्रार को फिर चांस दे दिया। तो अब उससे परफॉर्मेंस नहीं होगी तो वो फिर उसको निकालें। वो इब्रार जैसे जो मिस्ट्री स्पिनर्स हैं वो एशियन कंडीशन में सही रहते हैं। उधर मैं समझता हूँ कि अब स्पिन विकटें थी इंडिया की, आपने वहाँ पे उसको स्क्वाड में नहीं डाला, आपने उसको बेंच पे बढ़ा बढ़ा के ले आए हैं। तो ये जब जब तक इस तरह की सिचुएशन और इस तरह के मामला और डिसीजन बोर्ड में लेते रहेंगे, चाहे वो क्रिकेटर आए या नॉन टेक्निकल बंदा आए, जब इस तरह के डिसीजंस होंगे फिर तो ज़्यादती होती रहेगी प्लेयर्स के साथ और इस तरह डेवलप नहीं होंगी। आप इंडिया का स्ट्रक्चर देखिए, उनका डोमेस्टिक क्रिकेट रूल्स चेंज नहीं होते, हमारे यहाँ पे रूल भी चेंज हो जाते हैं। तो ये मामला जब तक रहेंगे, अब सुनने में आ रहा है कि पता नहीं अब ये बात सही है कि, लेकिन सुनने में आ रहा है कि डोमेस्टिक को 80 ओवर तक लिमिट कर रहे हैं कि डोमेस्टिक में एक इनिंग 80 ओवर्स की होगी। अगर ये मामला चल रहे हैं, अगर एक इनिंग 80 ओवर्स की कर देंगे तो आपका तो वो टेस्ट का वो खत्म ही हो गया कि आप बाउंड कर रहे हो। ठीक है, आप अपने प्लेयर्स को कहो, आप उनको कहो कि यार आप अटैकिंग क्रिकेट खेलो। आप इस तरह हम लोगों को ना ये मॉडल बना रहे हैं कि जो प्लेयर तेज खेलेगा, जिसका प्लेयर का स्ट्राइक रेट अच्छा होगा, हम उसको पिक करेंगे। अब ये ना करो कि आप 80 ओवर की क्रिकेट कर दो डोमेस्टिक में। जब आप स्ट्रक्चर को चेंज करने, आप देखो इंडिया की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है ना, पता नहीं कितने सालों से वही स्ट्रक्चर चलता आ रहा है, लेकिन हमारे पे जो नया बंदा आता है वो स्ट्रक्चर को ही चेंज करने की कोशिश करता है। तो भाई जो सेटअप ऑलरेडी चल रहा है उसको चेंज करने की क्या ज़रूरत है? थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है यार। ठीक है, आप अपने ग्राउंड्स को अच्छा करो, आप पिचेस को अच्छा करो। कभी ये सुना है आपने कि हमारे डोमेस्टिक में कोई ऐसी पिच हो जिसको बैन कर दिया हो? ना, जितनी मर्जी डेड विकेट होगी उसको बैन कभी नहीं किया। तो जब आप ग्राउंड्स को देखो, फैसिलिटीज़ को देखो ना, कि आप जो रूल बने हुए हैं उसको चेंज करो। तो जब तक इस तरह के सेटअप रहेंगे, आप प्लेयर्स के कहने पे जब इस तरह की इनोवेशन लाने की फजूल ये हरकत है, अगर 80 ओवर्स की क्रिकेट करेंगे तो मैं समझता हूँ बड़ी गंदी हरकत है। जिसने भी ये किया या करने की कोशिश करी है, इस तरह क्रिकेट में नहीं होना चाहिए। आपके प्लेयर्स का वो मोमेंटम और रिदम ही नहीं बनेगा, बेस से ही नहीं बनेगा, तो फिर आगे जाके वो क्या खेलेंगे? तो अगर प्लेयर्स को कहना है तो आप प्लेयर्स को खुद कहेंगे यार हम लोग स्ट्राइक रेट जिसका अच्छा होगा उसको पिक करेंगे, जो तेज खेलेगा, या ये आप स्टैंडर्ड सेट कर दें। आप जब इस तरह का मामला होंगे फिर बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। तो ये पाकिस्तान टीम की आज अनाउंसमेंट हुई है जिसमें हारिस के साथ ज्यादती हुई है, लेकिन 2-3 प्लेयर्स को मैं समझता हूँ कि चांस मिलना एक अच्छा साइन है। अगर उनको प्रॉपर चांस मिला तो ये पाकिस्तान टीम के लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो उम्मीद तो यही है कि आगे वर्ल्ड कप में जो प्लेयर्स का पूल जाना है, ठीक है, उनमें इन सबको ये 4-5 जो प्लेयर्स अगर इनको प्रॉपर रेगुलर चांस मिलता रहे तो ये हमारे लिए वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेरी तो यही दुआ है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करते रहे। पाकिस्तान का आगे टेस्ट की प्रैक्टिस का भी आ रहा है, 22 और 23 को प्रैक्टिस है, तो देखिए उसमें पाकिस्तान टीम क्या करती है। उसके बाद टेस्ट हमारा 26 को होने जा रहा है, तो पाकिस्तान टीम के लिए भी दुआ करें और मुझे भी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।